एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स क्रैक सीटेड सीरीज। मेरा नाम है मेघा जायसवाल और आज हम जो ये एमसीक्यू सीरीज करने वाले हैं, दिस इज बेस्ड ऑन पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसकी थ्योरीज, ये सब मैंने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किए हैं और उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। देन पर्सनालिटी का असेसमेंट अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, बट मैंने इस एमसीक्यू सीरीज में इंक्लूड किए हैं असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के क्वेश्चंस। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। रोशार्स इंक ब्लॉट टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो रोशार्स का जो इंक ब्लॉट टेस्ट है उसको हम किसके ये यूज करते हैं? पर्सनालिटी के मेजरमेंट के लिए, इंटेलिजेंस के मेजरमेंट के लिए, इंटरेस्ट या फिर एप्टीट्यूड। तो इसका सही आंसर होगा पर्सनालिटी। ठीक है, असेसमेंट अभी तक हमने बात नहीं की है पर्सनालिटी के असेसमेंट की। तो पर्सनालिटी का असेसमेंट जो है उसके लिए आपकी तीन तरह की टेक्निक्स होती हैं। ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्टिव टेक्निक्स होती हैं। देन थर्ड वन इज योर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं। तो आपका जो रोशार्स का जो ये इंक ब्लॉट टेस्ट है, ये आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक है। इसमें रोशार्स ने 10 कार्ड्स बनाए थे जिसमें अलग अलग टाइप के इंक मार्क्स होते हैं। ठीक है, इंक के यहाँ पे ब्लॉट्स होते हैं। देन ये अनस्ट्रक्चर्ड है, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब सब्जेक्ट के सामने रखे जाते हैं, सब्जेक्ट मतलब जिस पर्सन की पर्सनालिटी को असेस किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके सामने जब ये रखे जाते हैं तो इस इंक ब्लॉट को अपने तरीके से स्ट्रक्चर करता है, अपने तरीके से उसका मीनिंग निकालता है। और इस तरीके से जब वो उसका मीनिंग निकालेगा तो उसको असेस किया जाता है कि इसकी पर्सनालिटी किस तरीके की होगी। ठीक है, इन स्ट्रक्चरिंग दीज इंक ब्लॉट्स वो अपनी अंदर की जो पर्सनालिटी है उसको प्रोजेक्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोजेक्टिव टेक्निक। ठीक है, सारी हिडन जितनी भी डिजायर्स हैं, विशेस हैं, वो सब कहीं ना कहीं झलकती हैं इन टेक्निक्स में, इसीलिए इनको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहा जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्रैशमर हैज क्लासिफाइड द पर्सन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप्स। तो क्रैशमर के टाइप्स पूछे इसमें, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज क्रैशमर ने जो टाइप्स बताए हैं उसमें ये पिकनिक और एथलेटिक आता है। एस्थेनिक आपको लग रहा होगा, हो सकता है कई लोगों ने सुना ना हो, पर ये आपका लेप्टोसोमैटिक ही है। ठीक है, लेप्टोसोमैटिक, लेप्टोसोमैटिक टाइप जो है, ये तीन दिए थे ना, पिकनिक, एथलेटिक, लेप्टोसोमैटिक। पिकनिक टाइप होते हैं जिनकी राउंड और शॉर्ट बॉडी होती है, तो काफी, लेकिन ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, हैप्पी गो लकी टाइप के होते हैं। और एथलेटिक जो होते हैं वेल बैलेंस्ड इनकी बॉडी होती है और अच्छी स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है, बैलेंस बॉडी है। और ये किस तरह के होते हैं? हैप्पी होते हैं, एक्टिव होते हैं, डिटरमाइंड होंगे, एजाइल होंगे, काफी एक्टिव होंगे, एडजस्ट कर सकते हैं सिचुएशन के साथ, ऑप्टिमिस्टिक होंगे। लेकिन लेप्टोसोमैटिक जो होते हैं किस तरह के होते हैं? लीन, थिन, टॉल होंगे लेकिन थिन ही होंगे। और ये इनका जो नेचर होता है शाई होता है। ठीक है, काफी शर्मीले होते हैं, ये पेसिमिस्टिक होते हैं, एकांतवादी होते हैं, अनसोशल होते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन टाइप्स दिए थे, ये क्रैशमर के टाइप्स थे, ये तीनों आ जाएंगे। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनालिटी इज द कलेक्शन ऑफ लर्न्ड बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है, हु स्टेटमेंट इज इट, ये डेफिनेशन किसने दी थी? ये डेफिनेशन दी थी ब्रूनर ने, स्किनर ने, पियाजे ने, फ्रूड ने। तो इसका सही आंसर होगा बी, स्किनर। ठीक है, बी एफ स्किनर की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, देयर term eros is related to. Okay, the term eros is related to life instinct, death instinct, fear instinct या natural instinct। तो ये फ्राइड के कॉन्सेप्ट में आया था। ठीक है, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट का इन्होंने दिया था। तो लाइफ इंस्टिंक्ट जो है उसको बोलते हैं हम एरोस, और डेथ इंस्टिंक्ट को बोला जाता है थेनेटोस। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट है। और लाइफ इंस्टिंक्ट जो होती है वो आपकी डिपेंड करती है सर्वाइवल पर। लाइफ इंस्टिंक्ट एक्चुअली एक ऐसी एनर्जी है जो आपके सर्वाइवल में हेल्प करती है। ठीक है, सर्वाइवल में, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है एक तरह की, जो कि इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? लिबिडो। ये टर्म्स अगर सब आपको नए लग रहे हैं, जिन्होंने फ्राइड की थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो प्लीज, मैंने जो एक बनाई है वीडियो फ्राइड की थ्योरी पे, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए हैं। फ्राइड की थ्योरी में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप सबको समझिए। वो मैंने थ्योरी काफी डिटेल में बनाई है,
उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और प्राइड की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो एरोस लाइफ इंस्टिंक्ट को कहते हैं और थेनेटोस कहते हैं डेथ इंस्टिंक्ट को। तो इसका तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर लाइफ इंस्टिंक्ट। ठीक है, और थेनेटोस या डेथ इंस्टिंक्ट की जब बात करेंगे तो ये किस पर डिस्ट्रक्शन करती है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन करती है ये। और ये एक्चुअली क्या है, जब हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट सही से काम नहीं कर रही है, दैट मीन्स हमारी लिबिडो को अगर सही से फ्लो नहीं होने दिया जाएगा, या हमारी जो बेसिक जो डिजायर्स हैं, हमारी विशेष है वो पूरी नहीं होंगी, फुलफिल नहीं होंगी, तो वहां पर से डेथ इंस्टिंक्ट पिक्चर में आने लगती है। ये क्या होती है, ये होता है फ्रस्ट्रेशन को जन्म देती है, एंजाइटी को जन्म देती है, इंसान टेंशन में रहने लगता है। देन अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस में पहुंच जाए तो ये सुसाइड में भी रिजल्ट कर सकता है। ठीक है, तो डेथ इंस्टिंक्ट जो है ये डिस्ट्रक्शन करती है और लाइफ इंस्टिंक्ट जो है वो सर्वाइवल को हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईगो इज गाइडेड बाय। तो ये भी आपके फ्राइड की ही थ्योरी में से निकला है। तीन जो साइके जो है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, तीन पार्ट्स बताए थे हमारे साइके के फ्राइड ने। वो क्या है, ईगो, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, ये तीन बताए थे। इद जो है ये आपका काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पर, मतलब इसे सिर्फ अपनी विशेष को पूरा करना है, चाहे उसके लिए किसी का नुकसान हो, किसी को बुरा लगे, कोई हर्ट हो, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज उसे चाहिए बस चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ अपने प्लेजर के बारे में सोचेगा। देन सुपर ईगो जो होता है दैट इज ओवर आइडियलिस्टिक। ठीक है, आइडियलिस्टिक ही है बल्कि ओवर आइडियलिस्टिक हो जाता है। इसके हिसाब से हमें अपनी विशेष को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं है किसी को दुख पहुंचाना पड़े। ठीक है, दुख नहीं देना है किसी को, बल्कि उसके लिए अगर किसी के लिए अगर हमें खुद भी थोड़ा दुख सहना पड़े तो वो भी करना चाहिए। ठीक है, ओवर आइडियलिस्टिक है। अब इन दोनों के बीच में पुलिसमैन का काम करता है ईगो। ठीक है, ये बैलेंस बिठाता है इन दोनों के बीच। इन दोनों के बीच में बैलेंस क्यों बैठा रहा है, क्योंकि ईद को भी अपना काम नहीं करने दिया जा सकता, सुपर ईगो भी जो है जब ओवर आइडियलिस्टिक इंसान हो जाता है तभी भी बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो ये भी नहीं, मतलब हमारे एक्शंस जो है वो सुपर ईगो पर भी सारे के सारे बेस्ड नहीं हो सकते, हम सुपर ईगो को फ्रीली अपना काम करने नहीं दे सकते। तो यहाँ पर दोनों के बीच में बैलेंस बिठाएगा ईगो, जो इन दोनों ही सिचुएशंस में एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालता है। ठीक है, रियल रियल वर्ल्ड में जो पॉसिबल है, रियल वर्ल्ड में जो चीजें पॉसिबल है उसके हिसाब से एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालेगा। ठीक है, जिससे किसी का नुकसान भी ना हो और अपना भी जो आपकी नीड है वो पूरी हो जाए। तो ये किस प्रिंसिपल पे बना हुआ है, ये आ जाएगा आपका रियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द ऑड वन आउट अमंग्स द फॉलोइंग। तो टेट 16 पीएफ, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉ मैन टेस्ट। तो इसमें ऑड अलग बताना है आपको कौन सा है। तो ये आपका जो टेट है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, ड्रॉ मैन टेस्ट है, ये तीनों आपकी पर्सनालिटी को असेस करने की मेथड्स हैं। ठीक है, तीनों से बल्कि चारों से आप लोग पर्सनालिटी को ही असेस करते हैं। लेकिन टैट, क्लाउड पिक्चर टेस्ट एंड ड्रॉ मैन टेस्ट जो है ये आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। ठीक है, ऑल थ्री आर all three of these are projective techniques, but 16 pf जो है this is an objective technique to assess personality। तो ऑप्शन बी जो है ये ऑड हो जाएगा, ये एक ऑब्जेक्टिव टेक्निक है, तो दिस वन इज ऑड। क्वेश्चन नंबर 7, personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine the unique adjustment to his environment। The definition was given by, बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, बीएड में भी आपको टीचर्स ने जरूर बोला होगा कि इस डेफिनेशन को तो जरूर याद कर लेना। तो किसने दी है डेफिनेशन, एम एल मुन, एस प्राइड, जी डब्ल्यू एल्पोर्ट और जे ई डैशल। तो ये जो है एल्पोर्ट की डेफिनेशन है। ठीक है, और जिसको अगर डिफिकल्टी हो रही है, अगर कोई हिंदी वाले हैं तो मैं एक बार हिंदी में भी इस डेफिनेशन को बोल देती हूँ। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। ठीक है, एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय एल्पोर्ट। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी डेफिनेशन सेम वही है जो ऊपर की है। और ये किसके लिए कही गई है, तो ये पर्सनालिटी के लिए कही गई है। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और ये आप देख लीजिए, ये दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन थे इसलिए मैंने एक साथ ले लिए हैं। यूपी टेट में आए हुए हैं, ये एक दिसंबर में भी आया, फेब में भी आया, एक ही साल में दोनों एग्जाम्स जो हैं उसमें ये डेफिनेशन ली गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, टेट वाज डिजाइन्ड बाय, टेट यानी कि आपका थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, ठीक है, टेट है ये आपका थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। देन ये दिया है आपका मूरे ने, मॉर्गन एंड मूरे दोनों ने मिलके दिया था ये टेट। टेट में क्या होता है, कुछ पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, पिक्चर्स होंगी यहाँ पर, कुछ ह्यूमन या कोई भी और सीन बना हुआ होगा, और ये पिक्चर्स प्रेजेंट की जाती हैं सब्जेक्ट के सामने, और सब्जेक्ट को बोला जाता है कि वो इसके अराउंड एक स्टोरी बनाए। तो इसके अराउंड जब वो स्टोरी कोई बिल्डअप करेगा, उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी दे देते हैं कि क्या सिचुएशन की वजह से यहाँ इस सीन तक पहुंचे हैं, क्या सीन इसमें चल रहा है, और इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, और कहते हैं इसको ध्यान में रखते हुए एक स्टोरी इसके अराउंड आप बिल्ड कर दीजिए। तो वो स्टोरी जब बनाते हैं तो वो सब्जेक्ट जो है अपनी अनकॉन्शियस की जो चीजें हैं, ऐसी जैसे डिजायर्स हैं, विशेस हैं, और जो अपने फियर हैं, वो सब जो है ये स्टोरी डिजाइन करते हुए वो प्रोजेक्ट कर देता है। तो ये थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट इसीलिए प्रोजेक्टिव टेक्निक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो इनमें से कौन सा प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट नहीं है? तो रोशर्स इंक ब्लॉट टेस्ट ये है, देन टेट भी है, देन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, दिस इज ऑल्सो अ प्रोजेक्टिव टेक्निक, एंड 16 पीएफ टेस्ट ये नहीं आएगा, ठीक है। ये जो है 16 पीएफ टेस्ट ये आपकी एक ऑब्जेक्टिव टेक्निक हो जाती है। मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि आपकी तीन तरह की टेक्निक्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव। तो इन तीनों में जो है ये जो आएंगे आपके प्रोजेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव है आपका 16 पीएफ टेस्ट या 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज द टोटल ऑफ इननेट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्या क्या होगा इसमें से, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूअलिटी, हेरिडिटी एंड फ्यूगनेसिटी। तो इननेट पर्सनालिटी मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होती, ठीक है, बाय बर्थ हमारे अंदर वो अंदर से हैं, इंट्रिंसिक है, इननेट है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड कर रहे हैं पर्सनालिटी में। तो वो डिपेंड करती है आपकी हेरिडिटी पर, अनुवांशिकता, ठीक है। हेरिडिटी जो है इसकी वजह से ही हमें ऐसी बहुत सारी इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, जैसे कि हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, हमारी कुछ रिफ्लेक्सेस हो गए, हमारे कुछ कुछ ड्राइव्स हैं, ठीक है, ये सब बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, और ये हमें हेरिडिटरी मिलती है, ठीक है, हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, ये हमारे जीन्स पे प्रेजेंट होती हैं, और हमें उन जीन्स से मिलती है, ठीक है। तो हेरिडिटी इज द टोटल ऑफ इननेट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रुप ने कहा था, ठीक है, ग्रुप ने बोला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश, id, ईगो एंड सुपर ईगो आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। तो ये किसने कहा था? ये फ्राइड ने कहा था, ठीक है। मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, ये डायरेक्ट मैंने पहले ही बता रखा है, तो इसलिए मैं टिक कर दे रही हूँ। ये मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया है। तो फ्राइड ने कहा था id, ईगो और सुपर ईगो कॉन्सेप्ट उनका दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स एनालाइज्ड बाय कैटल। तो कैटल ने कितने पर्सनालिटी ट्रेट्स एनालाइज किए थे, बहुत ज्यादा स्टडी की थी, रिसर्च की थी, बहुत सारे टर्म्स निकाले थे, और बाद में रिफाइन कर करके वो पहुंचे थे टोटल 16 पर। तो 16 इज द करेक्ट ऑप्शन, और कैटल ने ही दिए है 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट, ठीक है। ये जो एक असेसमेंट की टेक्निक है पर्सनालिटी को असेस करने के लिए, तो ये 16 पीएफ टेस्ट जो है कैटल का ही दिया हुआ है। Okay, question number 14. Murray created the history by constructing a test. What is that? तो अभी हमने पीछे घुमा फिरा के सब क्वेश्चंस में लैंग्वेज देखिए चेंज करी हुई है, लेकिन पूछा वही है, ठीक है। तो इसमें इंक ब्लॉट टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट और रेटिंग स्केल। तो ये आपका थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट हो जाएगा, टेट, ये आपका दिया है मॉर्गन और मूरे ने, ठीक है। तो टेट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में क्या चीज जो है एक सिग्निफिकेंट रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? तो फर्स्ट इज अ ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है, अनुवांशिकता और हमारा आसपास का जो वातावरण होता है वो। देन नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस, हमने कितने तरीके की परीक्षाएं दी हैं या क्या क्या फेस किया है। देन हेरिडिटी, इंडिविजुअली मतलब अनुवांशिकता, और एनवायरमेंट अलग अलग दे रखा है।
तो ये देखिए पर्सनालिटी जो है उसके लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी की वजह से हमारे अंदर कुछ इननेट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन वो करेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से बाहर आएंगी, ठीक है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगी भी या नहीं, वो अपने आप को शो करेंगी भी या नहीं, ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट भी बहुत हद तक हमारी पर्सनैलिटी को फ्रेम करता है, डेवलप करता है। अगर हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो ये इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐसी की ऐसी रह जाएंगी, ठीक है। तो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों का जो ब्लेंड है, दोनों का मिक्सचर है, वो हेल्प करता है हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन पर्सनैलिटी एज वेल एज इंटेलिजेंस हेरिडिटी प्लेज अ नॉमिनल रोल, अ ग्रेट रोल, अनप्रिडिक्टेबल रोल, फैसिनेटिंग रोल। तो इसका आंसर है नॉमिनल रोल। नॉमिनल रोल यानी सामान्य से कम, ठीक है। वो मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताया कि हेरिडिटी जो है वो हमारे अंदर इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स तो देती है बाय बर्थ जो हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो अपने आप को शो तभी करेंगी जब हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा। प्रॉपर एनवायरनमेंट के अभाव में वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी ही दबी रह सकती है, ठीक है। तो हेरिडिटी की वजह से हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट तो होती हैं, लेकिन शो वो प्रॉपर एनवायरनमेंट में ही करेंगी, तो इसीलिए एक नॉमिनल रोल प्ले करता है, ठीक है। रोल तो प्ले करेगा जरूर, हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉमिनल, ठीक है। And then question number 17, children's A perception test CAT was designed for children between the ages 3 and 10. The CAT card substitute. अच्छा, ये आपका टेट में मैंने नहीं बताया आपको। टेट जो होता है उसमें आपको टोटल 30 कार्ड्स आपके सामने रखे जाते हैं, जिसमें से आपके 10 कार्ड्स जो होते हैं वो मेल के लिए होंगे, 10 कार्ड सिर्फ फीमेल के लिए होंगे, और बाकी के 10 कार्ड जनरल होते हैं, वो दोनों को रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो इसका मतलब एक सेशन में जो है, देखिए किसी सब्जेक्ट के सामने एक सेशन में केवल 10 कार्ड्स रखे जाते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट जो है टोटल 20 कार्ड्स फेस करेगा, ठीक है। अगर मेल है तो 10 मेल वाले और 10 जनरल वाले, और अगर फीमेल है तो 10 फीमेल वाले और 10 जनरल वाले, तो 20 कार्ड्स उसके सामने रखे जाएंगे, जिसमें से एक सेशन में 10 कार्ड्स रखे जाते हैं, जिसमें क्या है प्रेजेंट होती है, अलग अलग थीम्स प्रेजेंट होती है। ह्यूमन बींग्स कुछ करते हुए दिखा रहे होंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि कैट कार्ड्स में क्या सब्स्टिट्यूट किया गया है। कार्ड्स तो वैसे ही रहेंगे उनके सामने भी, ये बच्चों के सामने जब आप प्रेजेंट करना है तो वहां पर थोड़ा सा कार्ड्स का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाता है, उसमें जो दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है, वो चीजें चेंज कर दी जाती है। तो क्या चीज सब्स्टिट्यूट की जाती है, क्या रिप्लेस किया जाता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स फॉर लिविंग ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स फॉर पीपल, फीमेल्स फॉर मेल, या चिल्ड्रन फॉर अडल्ट। तो इसमें आएगा एनिमल्स फॉर पीपल। जो कैट में जो कार्ड्स जो हैं स्टूडेंट्स के सामने, सॉरी सब्जेक्ट्स के सामने रखे जाते हैं, वो होते हैं एनिमल्स, उसमें ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एनिमल्स के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो इसलिए लोगों की जगह वहां पर एनिमल्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट, टेट 16 PF, Raven's test, and draw a man's test. Now this one should be easy for you all. टेट 16 PF और ड्रॉ मैन टेस्ट हम इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, ये सब पर्सनालिटी को असेस करने काम आते हैं। ये रेवेंस टेस्ट आपको अलग लग रहा होगा। ये रेवेंस टेस्ट जो होता है ये एक्चुअली टेस्ट करता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को, या फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कह सकते हैं आप, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को, या फिर हम कहेंगे फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठीक है, फ्लूइड इंटेलिजेंस को टेस्ट करता है ये 60 आइटम्स का एक टेस्ट होता है, और इससे हम इंटेलिजेंस या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग टेस्ट करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट नहीं करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑड इज रेवेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट। ओके, सो क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज ऑल्सो यूज टू मेजर पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी को ही मेजर करने के काम आता है। ओके, तो आज की एमसीक्यू सीरीज अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।